Hello everyone, welcome all of you in Satish classes. Today we are going to discuss summary of the journey to the end of the earth, the third chapter of Beastas class 12. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय टिशानी डोशी। सबसे पहले हम इसके कीवर्ड लेंगे। सरियल, सरियल होता है वेरी स्ट्रेंज, अद्भुत। ऑस्ट्रल, रिलेटिंग टू द साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी जो अर्धवृत्त है उसको हम ऑस्ट्रल कहा जाता है। उबिकिशियस होता है एवरीवेयर, सब सर्वव्यापक। अवलांच, ए मास ऑफ स्नो एंड रॉक दैट फॉल्स डाउन टू द साइड ऑफ ए माउंटेन, एक हिमखंड का टूट कर गिरना, जहाँ हिमस्खलन, उसको हम एवलांच कहते हैं। काविंग होता है स्प्लिट एंड शेड, टूट कर नीचे गिरना। कॉन्सक्रेट्स, मेक आर डिक्लेयर सैक्रेड, किसी चीज़ को पवित्र बनाना। इमर्जन होता है डूब जाना या डुबोना, सबमर्ज। प्रोग्नोसिस, फोरकास्ट, इट मीन्स पूर्वानुमान, किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगा लेना, उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। टिशानी डोशी आप देख सकते हैं, ये टिशानी डोशी हैं। ये एक इंडियन पोइट, जर्नलिस्ट और डांसर हैं, बेस्ड इन चेन्नई। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, in this chapter the writer describes the experience of her visit to Antarctica. इस चैप्टर के अंदर जो टिशानी डोशी है अपना जो अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है उसकी, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती है। ये अपने साथ 52 स्टूडेंट्स ले गई थी। एक स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था, उसके जो हेड थे कनेडियन थे जिनका नाम था जोफ ग्रीन। उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये अंटार्कटिका गए। अब इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। जो अंटार्कटिका है ये सबसे ठंडा और शुष्क और तूफ़ानी द्वीप है संसार के अंदर। शी वेंट टू अंटार्कटिका विद ए ग्रुप ऑफ 52 स्टूडेंट्स। दे ऑल वेंट अंडर द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम विच एम्ड एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग दैम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये जो सारे के सारे हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के अंतर्गत के 52 स्टूडेंट्स थे इनके साथ, जिसका उद्देश्य था कि बच्चों को इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ये कल के नागरिक हैं और ये देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। इट वाज द रीज़न, यही रीज़न था कि ये बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए ले गए, ताकि ये कल को बड़े होकर अपने जो प्लेनेट है इसके लिए बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी बना सकें और जो बढ़ता हुआ इन्वायरमेंट के प्रति खतरा है उसके प्रति सजग रहें और अच्छी पॉलिसीज़ का निर्माण कर सकें, ताकि अपने जो प्लेनेट को हम कैसे सुरक्षित कर सकें। दिस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय ए कनेडियन नेम्ड जोफ ग्रीन। इनका जो हेड था, ये एक कनेडियन था जिनका नाम जोफ ग्रीन था। दे वेंट ऑन द रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड अकेडमिक शोक्लेस्की। ये एक रिसर्च शिप के अंदर गए जिसका नाम था अकेडमिक शोक्लेस्की। आप पिक देख सकते हैं, ये पिक के अंदर जहाँ पे जो है जोफ ग्रीन है, जहाँ पे ये बैठे हुए, और ये जो है राइटर का पिक है, आप देख सकते हैं। अंटार्कटिका की आगे पिक दिखाने की कोशिश की गई है। इनकी जो जर्नी है ये वो मध्य रेखा से 13.9 डिग्री से स्टार्ट हुई। अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो धरती को दो भागों में बांट देती है। दे बिगिन देयर जर्नी 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द मद्रास। उन्होंने मद्रास से अपनी जर्नी शुरू की 13.9 डिग्री नॉर्थ से, इक्वेटर से 13.9 डिग्री से। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, जो हैं 9 टाइम जोन्स को इन्होंने क्रॉस किया। 6 चेक पॉइंट, 6 जांच स्थलों को। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलखंडों को पार किया। एंड इट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और इतने ही जैव मंडलों को पार किया। दे हैड टू ट्रैवल ओवर 100 आवर्स इन कम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड शिप। इन्होंने कुल मिलाकर 100 घंटे की यात्रा की कार, एरोप्लेन और शिप के माध्यम से। इट वाज रिलीफ एट द साइट ऑफ द अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। उनको जो है राहत महसूस हुई जो है अंटार्कटिका का सफ़ेद भू दृश्य देखकर और निरंतर नीला क्षितिज देखकर। होराइजन होता है क्षितिज, एक होराइजन क्या है? एन इमेजिनरी लाइन वेयर अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जहाँ पे अर्थ और स्काई मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हम होराइजन कहते हैं। द राइटर वॉज फिल्ड विद द वंडर एट इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन। जो राइटर था ये हैरानी से भर गया इसकी विशालता और अकेलेपन को देखकर। ही वंडर्ड, ही नहीं आएगा जहाँ पे जो राइटर शी है, तो यहाँ पे शी आएगा। शी वंडर्ड, तो उसको हैरानी हुई। शी वंडर्ड हाउ देयर कुड हैव बीन ए टाइम, एक ऐसा भी समय होगा
व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब भारत और जो अंटार्कटिका थे ये एक ही भूखंड के हिस्सा थे, तो हुआ क्या, ड्यू टू सम जियोलॉजिकल रीजन्स, कुछ भूगर्भीय कारणों के कारण अर्थ पुश्ड नॉर्थवार्ड, जो अर्थ है हमारी ये धरती उत्तर की तरफ धकेल दी गई। देन जो है इट जैम्ड अगेंस्ट एशिया, ये एशिया के साथ जो सट गई। एंड इट्स क्रस्ट गोट बक्कल्ड, इसका जो तल था वो ऊपरी भाग पिचक गया। एंड थस द हिमालयस वर फॉर्म्ड, इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। 650 मिलियन ईयर्स एगो देयर एग्जिस्टेड ए जाइंट एमलगामेटेड साउदर्न सुपर कंटिनेंट नेम्ड गोंडवाना, 650 वर्ष पहले जो है एक बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम गोंडवाना था। तो हिमालय कैसे बना, अभी मैंने बताया आपको कि कुछ जियोलॉजिकल कारण के कारण जो अर्थ है ये उत्तर दिशा की तरफ धकेल दी गई। एंड पुश्ड नॉर्थवार्ड, इट जैम्ड अगेंस्ट एशिया, एशिया के साथ जाकर सट गई। इट्स क्रस्ट गोट बक्कल्ड, इसका ऊपरी भाग पिचक गया। एंड थस द हिमालयस फॉर्म्ड, इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो जहाँ पे ये आप एक अंटार्कटिका की पिक देख सकते हैं, कैसे अंटार्कटिका की, जहाँ पे देखिए इस पिक के अंदर क्या बताया गया है कि जहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग बताई गई है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कैसे हमारे जो हिमखंड है वो पिघल रहे हैं आप, और कैसे जहाँ पे देखिए जो समुद्र के अंदर तैर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दर्शाने की कोशिश की गई है इस पिक के माध्यम से। एट द अंटार्कटिका देयर आर नो ह्यूमन बींग्स, कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं है अंटार्कटिका के अंदर। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है। नो बिलबोर्ड्स, कोई भी विज्ञापन के बोर्ड नहीं है। और बिल्डिंग, कोई भी वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड, हर तरफ वहाँ पे चुप्पी ही चुप्पी है, शांति ही है। वन कैन हियर द ब्लोइंग ऑफ एन अवलंच, कोई भी जो है वहाँ पे समुद्री जो एवलांच होता एवलांच होता है, जैसे हिमखंड का गिरना या कोई भी जहाँ पे बर्फ़ के तूफान, जैसे एवलांच को हम बर्फ़ का तूफान कह सकते हैं, जैसे बड़ी तेज़ी से वो हिमखंड टूट के गिरते हैं, तो बर्फ़ के तूफान की आवाज़ सुन सकता है। ब्लोइंग ऑफ एन एवलांच, बर्फ़ के तूफान की। आर द ब्रेकिंग ऑफ एन आइस शीट, और हिमखंडों के टूटने की आवाज़ सुन सकता है। देयर आर माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स लाइक मिजिस एंड माइट्स, वहाँ पे बहुत सूक्ष्मदर्शी कीड़े मकोड़े हैं, लाइक मिजिस एंड माइट्स। मिजिस होता है फ्लाइंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज, मच्छर की तरह उड़ने वाले जो इंसेक्ट हैं उनको मिजिस कहा जाता है। एंड माइट्स होता है टिन्नी पैरासिटिक इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो जीव होते हैं स्पाइडर की तरह जो हैं, वहाँ पे कई सूक्ष्मदर्शी कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे हैं। देयर आर आल्सो माइट ब्लू व्हेल्स, लेकिन इनके अलावा वहाँ पे शक्तिशाली ब्लू व्हेल्स भी हैं। द आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज, ये हिमखंड इतने बड़े हैं जैसे कोई देश हों। द रैपिड, अब देखिए, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ डिप्लीटेड अवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे जनसंख्या बढ़ रही है, इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो है क्षय होना शुरू हो गया है। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और इससे क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ए बैटल हैज़ बीन स्टार्टेड अगेंस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए पॉपुलेशन के अंदर एक लड़ाई जारी हो गया है। बिकॉज दीज सोर्सेज आर लिमिटेड, ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सीमित हैं, इसलिए वहाँ पे जो है मानव जाति की एक बैटल आज जो है लड़ाई जारी हो गई है इन रिसोर्सेज के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या से डिप्लीटेड होता है क्षय होना या दोहन होना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इनका क्षय हो रहा है। द एक्सेस बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म ईंधनों को जलाने से हमारे संसार के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल सा बन गया है, ब्लैंकेट बन गया है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो भी सूर्य की गर्मी अंदर आएगी, क्योंकि वातावरण के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बन गया है, वो गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी तो उस ब्लैंकेट के बनने के कारण, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वातावरण जो है गर्म हो जाएगा और हिमखंडों पर पड़ी जो बर्फ़ है, अंटार्कटिका पर पड़ी बर्फ़ है, ये सारी की सारी पिघल जाएगी और धरती पर प्रलय आ जाएगी और जो है धरती का नाश हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें राइटर है अवेयर कर रहा है इसके बारे में, जहाँ पे तक इस चैप्टर के माध्यम से।
द ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इससे जो ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, तो इस आवरण ने धरती को ढक लिया है। सूर्य की जो भी गर्मी धरती के अंदर पड़ती है ये वापस नहीं जा पाती है, जिससे धरती का वातावरण गर्म होता जा रहा है, जिसको हम पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और हमें कैसे इसका प्रभाव पता चलता है? अंटार्कटिका पर पता चलता है। अंटार्कटिका हम देख सकते हैं इस प्रभाव से। वी कैन सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, जो हिमखंड है इनको पीछे हटते हुए देख सकते हैं, एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, और जो हिमखंड हैं इनको हम टूटते हुए भी देख सकते हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट के कारण जो हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, या ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। वहाँ पे अंटार्कटिका के अंदर क्रेबेटर सील्स भी आप देख सकते हैं कैसे जो हैं लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं धूप के अंदर, जो है सनशाइन, अपने आप को धूप सेक रही हैं। वहाँ पे ब्लू वेल्स भी है, मैंने बताया है। वहाँ पे मिजिस एंड माइट्स तो हैं ही हैं, कीट पतंगे तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे ब्लू वेल्स भी हैं। अब जो अंटार्कटिका है, अगर देखिए इसमें हमें बताया गया है, ऑथर हमें बताता है, जहाँ पे राइटर बताता है, अगर हम अपना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना चाहते हैं, देन अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अब फ्यूचर कैसे? तो देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट या ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो है वहाँ पे बड़े बड़े हिमखंड अंटार्कटिका के अंदर टूट रहे हैं, और जो है ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। तो ये क्या है? ग्लोबल, इससे क्या है? हमें अपने फ्यूचर का पता चल रहा है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें अपने अतीत का भी पता चलता है। कैसे पता चलता है? देखिए अंटार्कटिका के अंदर इट हैज़ इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर कार्बन रिकॉर्ड्स। अंटार्कटिका के जो बर्फ़ की तहों के अंदर 500,000 कई वर्ष मिलियन पुराने कार्बन के रिकॉर्ड हैं। अब कार्बन रिकॉर्ड क्या है? एक साइंटिफिक टेक्निक होती है कार्बन डेटिंग। इससे किसी भी वस्तु के अंदर कितनी कार्बन की मात्रा है, हमें उसकी उम्र का पता चल जाता है, उस वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान मिल जाता है। इसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो अब देखिए इसके आइस कोर्स के अंदर, इसकी तहों के अंदर कई मिलियन ईयर, कई मिलियन वर्षों का कार्बन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो दे आर ऑल ट्रैप्ड इन दिस लेयर्स ऑफ आइस, इसकी बर्फ़ की तहों में दबे हैं। तो हमें अंटार्कटिका के बारे में जानने का पता लगता है, जहाँ हमें अपने अतीत के बारे में भी जानने का मौका मिलता है ड्यू टू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? किसी भी वस्तु के अंदर कार्बन की मात्रा से हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। Thus, if we want to study the Earth's present, past and future, अगर हम अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरकेशंस। रेपरकेशन होता है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। ये एक बेस्ट प्लेस है स्टडी करने का। हमें ये भी पता चलता है कि वातावरण के अंदर छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं। द राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। राइटर जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की एग्जाम्पल देता है, ये समुद्री घास है। विच आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये एक कोशिकीय पौधे हैं। दे आर ग्रासेस ऑफ द सी। दे फॉर्म द फूड चेन फॉर ऑल द मरीन एनिमल्स और वर्ड्स ऑफ द रीजन। जहाँ पे मरीन एनिमल्स या ऑब्लिक कर दो आप, ऑब्लिक आर बर्ड्स ऑफ द रीजन, या और भी लिख सकते हैं मरीन एनिमल्स आर बर्ड्स ऑफ द रीजन। ये जो है फूड चेन का निर्माण करते हैं समुद्री एनिमल्स या पक्षियों के लिए उस रीजन के। द साइंटिस्ट वार्न, साइंटिस्ट हमें चेतावनी दे रहे हैं दैट डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्षय होना बार बार विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। इससे फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन है ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं और भोजन प्रदान करती हैं समुद्री जीव जंतुओं को। तो इससे क्या होगा? जो अगर डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर के अंदर, तो जो इसकी एक्टिविटीज़ है ये सारी प्रभावित होंगी। तो इससे जो पूरे जो फूड चेन है ये बिगड़ जाएगी। तो समुद्री जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिलेगा, समुद्री जीव जंतुओं को भोजन नहीं मिलेगा, तो इससे जो मानव लोगों को भी भोजन नहीं मिलेगा। कि जैसे कई लोग मछली वगैरह खाते हैं, तो पूरी फूड चेन जो है डिसरप्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इससे जो है थस इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, जहाँ पे अगर ऑथर कहती है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें,
द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो ये फाइटोप्लैंक्टन को एक पिक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। जो समुद्री घास है, दे एसिमिलेट कार्बन डाइऑक्साइड and provide food to the sea animals. They simulate during the photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं और समुद्री जो पक्षी हैं या समुद्री एनिमल्स हैं जा उनको भोजन प्रदान करते हैं ये पौधे, तो फाइटोप्लैंक्टन। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, वाज हाईली सक्सेसफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इट ऑफर्ड रियल लाइफ एक्सपीरियंस फॉर द पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि उनके लिए ये एक वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट था टाटका के अंदर। जी क्रीबिटर सील्स की एक पिक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।